फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक शंकधार और आज हम लोग गणित के पोर्शन में गणित शिक्षण जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोग गणित की भाषा, गणित की प्रकृति और उसके अंग वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम आगे पढ़ते हैं, जिसमें हम गणित की शिक्षण विधियाँ जो हैं, जो कि पेपर में काफ़ी पूछी जाती हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलते शुरू करते हैं फिर। तो पहले बात आती है गणित में सोच क्या है। सोच से यहाँ पे मतलब है हमारा कि चिंतन, जो गणित में चिंतन है वो क्या चीज़ है। तो चिंतन हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है अभिसारी चिंतन और एक होता है आपका अपसारी चिंतन। तो जो अभिसारी चिंतन होता है वो फैक्ट पर आधारित होता है, मतलब इस तरह का चिंतन, मतलब इस तरह का कोई भी प्रश्न हो जो इसका उत्तर सिर्फ एक ही हो, अर्थात जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं वो हमारे अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल में भी बताया है, जैसे 5+3 जिसका सिर्फ एक ही आंसर होगा 8। ठीक है, भारत की राजधानी सिर्फ एक ही है, दिल्ली। ठीक, ये सभी क्या है, अपसारी चिंतन के उदाहरण है। ठीक है, सिर्फ एक आंसर होगा वहाँ अभिसारी चिंतन, और जहाँ खुले विचारों वाले प्रश्न यानी कि जिसके एक से अधिक उत्तर होंगे वहाँ अपसारी चिंतन, इन्हें हम मुक्त अंत वाला प्रश्न भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप भारत में घूमने की जगह कहाँ कहाँ है, तो बहुत सारी जगह हैं, कहीं भी आप घूम सकते हैं। दूसरा है दो संख्याओं का योग 8 हो, ऐसी संख्याएं बताओ। अब देखिए, यहाँ देखिए, दो संख्याओं का योग 8 हो, 1 और 7 का योग भी 8 होता है, 2 और 6 का योग भी हो सकता है, 4 4 का भी हो सकता है, 5 3 का भी हो सकता है। यहाँ 13 की जगह 3 आएगा, 5, 3। ठीक है, अगले पे चलते हैं, आपकी गणित शिक्षण की विधियाँ क्या हैं। तो गणित शिक्षण की टोटल 8 विधियाँ हैं, जिसमें आपकी पहली है आगमन विधि, दूसरी है निगमन विधि, तीसरी है व्याख्यान विधि, चौथी है विश्लेषण विधि, फिर संश्लेषण विधि, फिर प्रयोगशाला विधि, फिर अनुसंधान विधि, और आपकी आखिरी है समस्या समाधान विधि। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है इनके बारे में। इनके जो भी शिक्षण सूत्र होते हैं उनसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में पूछा जाता है। तो पहले पे बात करते हैं आगमन विधि की। ठीक है, तो आगमन विधि होती क्या है। तो आगमन विधि, इसकी एक कार्य विधि होती है और इसके कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं जिनको ये फॉलो करती है। ठीक है, आगमन विधि में क्या होता है, जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो होते हैं विशेष उदाहरण से सामान्य की ओर। आगमन विधि में आपको ध्यान रखना है कि उदाहरण से सामान्य नियम की ओर आप जाएंगे। पहले आप एग्जाम्पल देंगे बच्चे को, एग्जाम्पल से उसको संतुष्ट करेंगे, उसके बाद उसको आप रूल बताएंगे। ठीक है, कोई भी अगर फॉर्मूला वगैरह जो है वो पहले आप एग्जाम्पल बताएंगे बच्चे को, उसके बाद उसका रूल बताएंगे। ठीक है, दूसरा होता है इसका शिक्षण सूत्र होता है दूसरा, विशिष्ट से सामान्य की जी। मतलब पहले आप स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताएं, उसके बाद उसे जनरल के बारे में बताएंगे। इसी तरह स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये तीन आपके शिक्षण सूत्र होते हैं आगमन विधि के। ठीक है, तो आगमन विधि की अब बात की जाए आगे, आगमन विधि के सोपान क्या क्या है। तो आगमन विधि के 4 सोपान है। ठीक है, पहला है विशेष उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, मतलब जो आपके एग्जाम्पल्स हैं उनके, सबसे पहली चीज़ आगमन विधि में होता है क्या, एग्जाम्पल टू रूल होता है ये। ठीक है, पहले एग्जाम्पल बताएंगे फिर रूल पे जाएंगे। तो पहला हो जाए क्या, विशेष उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, फिर निरीक्षण, फिर साम्यीकरण, मतलब फिर उसके बाद सूत्र सूत्र वगैरह बता देंगे, फिर उसके बाद आप सत्यापन करेंगे यानी चेक करेंगे उसको। ये जो तीन हैं, ये तीनों टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए हैं। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए होते हैं ये तीनों। ठीक है, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण और और जबकि जो परीक्षण या सत्यापन है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आगमन विधि के सोपान कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगमन विधि के कुछ गुण। तो आगमन विधि के गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहली चीज, जो आगमन विधि है वो आपकी एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि से मतलब है जहां पर आपको क्यों कैसे इन सभी के जवाब मिल जाए, वो विधि क्या कहलाती है, मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। ठीक है, दूसरे गुण की बात करें, इस विधि द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है वो स्पष्ट और स्थायी होता है। क्यों, स्पष्ट और स्थायी से मतलब है, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इसमें सिर्फ आंसर कितना होता है, सिर्फ वन होता है, कोई एक ही उत्तर होगा। आगमन विधि में पूछे गए प्रश्नों का सिर्फ एक ही उत्तर होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये एग्जाम्पल से नियम की ओर जाती है, इसलिए पहले बच्चा नियम तो सीख नहीं रहा है, पहले उदाहरण से वो सीख रहा है। ठीक है, इसलिए वो क्या है, स्पष्ट तरीके से सीख रहा है और स्थायी रूप से उसके में रह रहा है। ठीक है, छोटी कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो आपकी प्राइमरी क्लासेस हैं उनके लिए यूज़ की जाती है ये विधि। ठीक है, अब आगमन विधि के कुछ दोष भी हैं, जिसमें पहला दोष है कि
इस विधि में शिक्षण में समय और परिश्रम दोनों ही ज़्यादा लगते हैं। अब बच्चों को आप काफ़ी एग्जाम्पल्स बताएंगे तो उसमें परिश्रम भी लगेगा, साथ ही समय भी लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, बड़ी कक्षाओं के लिए यह उपयोगी नहीं होती है इतनी जितनी छोटी कक्षाओं के लिए होती है। तो बड़ी कक्षाओं में आपने देखा होगा कि समय कम होता है, इसलिए बच्चे जल्दी जल्दी मतलब करते हैं प्रश्नों को, इसलिए बड़ी कक्षाओं के लिए यह उतनी उपयोगी नहीं है आगमन विधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, अगला है, एक नोट मैंने दिया है कि आगमन विधि में पहले हम एक प्रश्न के कई उदाहरण देकर बच्चे को सिखाते हैं। किस तरह से करते हैं देखिए, जैसे 8 प्रश्न है, 800 रुपये का 10% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताएं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जब आगमन विधि का यूज़ करते हैं तो उसमें ये होता है। अब इसी तरह इसके कई उदाहरण हम बताएंगे उसको, बच्चे को। उसके बाद इसी प्रश्न से बच्चों का निरीक्षण कराएंगे। फिर हम उसके बाद जब बच्चा उदाहरण सीख लेगा और खुद निरीक्षण कर लेगा, उसके बाद हम उसको नियम बताएंगे। P/R/T/100, ये क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है। उसके बाद साधारण ब्याज का सूत्र बताएंगे, उसके बाद बच्चे से हल करा लेंगे उसी को, ठीक है। इस तरह से किया जाता है। दूसरे पे आते हैं हम, निगमन विधि पे। तो निगमन विधि जो होती है वो आगमन विधि का ठीक विपरीत होता है। विपरीत है यहाँ पर, विरोधी नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न ये पूछा जाता है, ऑप्शन में आपको विपरीत और विरोधी दोनों दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो निगमन विधि है वो आगमन विधि की विपरीत है, लेकिन विरोधी नहीं है, ठीक। इसकी कार्य विधि क्या होती है, यानी इसके शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। देखिए, आगमन विधि में आपका क्या था, उदाहरण से नियम की ओर थे आप, ठीक है। और यहाँ आपको उल्टा है, नियम से उदाहरण को, पहले आप रूल बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। निगमन विधि में पहले रूल, उसके बाद एग्जाम्पल। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। निगमन देखिए नी से शुरू हो रहा है, तो नी से शुरू हो रहा है तो पहले नियम होंगे, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। उसमें क्या था, स्पेसिफिक से जनरल जा रहे थे, यहाँ जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे, ठीक है। पहले सामान्य चीज़ें बताएंगे, उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें बताएंगे। पहले सूक्ष्म चीज़ें बताएंगे, ग्रॉसरी, उसके बाद हम स्थूल पे जाएंगे, ठीक है, कॉन्क्रीट पे जाएंगे। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। निगमन विधि में हम पहले सूत्र को बताते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। जैसे अब सम चतुर्भुज होता है, ठीक है। सम चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है, 4 × भुजा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू D1² × D2²। ये होता है क्या, सम चतुर्भुज का सूत्र, ठीक है। इसमें देखिए आप अभी कि यहाँ पे थे, ठीक है। तो सम चतुर्भुज का ये सूत्र होता है, 4 × भुजा स्क्वायर बराबर विकर्ण 1 का स्क्वायर विकर्ण 2 का स्क्वायर, ठीक है। जब विकर्ण दिए होते हैं तो भुजा जब पूछी जाती है तो उसका ये सूत्र होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान होगा ही, पता ही होगा। नहीं पता है तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए प्रश्न दिया है, किसी सम चतुर्भुज के दोनों विकर्णों क्रमशः 30 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर हैं। यहाँ 40 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा क्या होगी, यहाँ भुजा पूछी गई, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को आप निगमन विधि में सूत्र बताएंगे, ठीक। तो सूत्र यहाँ आप लगाएंगे। सूत्र बताया हमने उसको, 4 × भुजा स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर विकर्ण 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 × भुजा स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, विकर्ण 1 ये है, विकर्ण 2 ये है, 40 सेंटीमीटर, ठीक। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, 40 का स्क्वायर 1600, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 2500, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा कि 4 अपॉन में आ जाएगा 2500 के, तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा बराबर देखिए डायरेक्ट हो जाएगा √2500 बटे √4, ठीक। 2500 का वर्गमूल कितना होता है, 500, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 से 500 को भाग करेंगे तो भुजा आ जाएगी 250 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरह से पहले निगमन विधि में हम सूत्र बताएंगे, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। जबकि आगमन विधि में क्या था, जो प्रश्न होगा उससे संबंधित हम पहले उसको बच्चे को उदाहरण के जरिए बताएंगे, उसके बाद हम उसको उसका नियम बताएंगे, ठीक। आप निगमन विधि के कुछ सोपान देख लीजिए। इस विधि का प्रयोग बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है, ठीक है। छोटी कक्षाओं में इसका यूज़ नहीं करते हैं। और इसमें मुख्यतः जो होता है, ये बीजगणित और त्रिकोणमिति के प्रश्नों के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस विधि को हम स्मृति केंद्रित विधि भी नाम से जाना जाता है, स्मृति केंद्रित विधि के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, टाइम की बचत होती है, ठीक है, समय का कम उपयोग होता है इसमें, ठीक। निगमन विधि के गुण देख लीजिए। इसमें समय कम लगता है तथा परिश्रम भी कम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप डायरेक्ट
रूल बताते हैं, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इस विधि के प्रयोग से गणित का कार्य अत्यंत सरल और सुविधाजनक होता है। ठीक, बड़ी कक्षाओं में शिक्षण के लिए यह बहुत ही उपयोगी है, लेकिन छोटी कक्षाओं में यह उपयोगी नहीं है। ये क्या है? ये निगमन विधि का दोष है एक। ठीक है, यह विधि अधिगम सिद्धांत के विपरीत है। अधिगम का सिद्धांत क्या होता है? पहले बच्चे को सरल चीज़ें बताना, उसके बाद। ठीक है, और जबकि ये क्या है? उल्टी चलती है उसके। ठीक है, क्योंकि यह विधि रटने की प्रवृत्ति की ओर, इसमें क्या है? रूल को हम रटते रहते हैं, बच्चे रूल को रटते हैं, नियम जो होते हैं उनको रटते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। जबकि आगमन विधि में क्या होता है? पहले बच्चा सीखता है, उसके बाद रूल उसे बताया जाता है। ठीक है, रटने की ओर जोर देती है, इसलिए गणित शिक्षण के लिए उचित नहीं है। ठीक, तीसरा है दोष इसका कि इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट एवं अस्थायी होता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो नियम को भूल जाते हैं। ठीक, चौथा है इस विधि में बालक यंत्रवत कार्य करता रहता है, क्योंकि उसे यह पता नहीं होता कि अमुक सूत्र का प्रयोग क्यों हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ हम सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, ये नहीं पता होता है बच्चे को कि सूत्र का प्रयोग ही क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आगमन विधि के, वो सॉरी निगमन विधि के दोष हैं। बाकी जो आगे की जो विधि हैं, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि और जो भी हैं 8 विधियाँ, वो आपको बताई जाएंगी आगे की वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।